16 जनवरी 2012 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भारत सरकार को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसके बाद सरकारी गलियारों में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल मच गया। दरअसल इंडियन आर्मी की 2 यूनिट बिना किसी पूर्व अनुमति के दिल्ली की तरफ बढ़ रही थीं और यह वही समय था जब आर्मी चीफ जनरल BK सिंह को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। उन पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के मामले में झूठी सूचना देने का आरोप था। इसी समय यूपीए सरकार भी अपनी खराब लोकप्रियता से जूझ रही थी, पर अगले दिन तक आर्मी की दोनों यूनिट अपने मिलिट्री स्टेशन वापस लौट चुकी थीं और सारा माहौल ठंडा हो गया। इस इंसिडेंट को कुछ लोगों के द्वारा मिलिट्री कू से जोड़कर देखा गया, पर अधिकांश लोगों के द्वारा इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि भारतीय आर्मी का रिकॉर्ड काफी प्रोफेशनल रहा है। जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में मिलिट्री कू की सफल असफल कोशिश होती ही रही हैं, वहीं रिपब्लिक इंडिया के पूरे इतिहास के दौरान आर्मी के द्वारा कभी भी मिलिट्री कू नहीं किया गया है। तो आखिर भारत में ऐसा क्या अनोखा है, आइए जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। भारत में कोई भी सैनिक तख्तापलट न होने का पहला कारण तो यह बताया जाता है कि इंडियन आर्मी एक 220 साल से भी ज़्यादा पुराना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है और अंग्रेजों के ज़माने से ही आर्मी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर रही है, जिसने पॉलिटिकल मामलों में कभी इंटरफेयर नहीं किया है। इसलिए ही भारतीय आर्मी के द्वारा कभी तख्तापलट की कोशिश नहीं की गई है। पर ध्यान से देखने पर यह कारण थोड़ा कच्चा सा नजर आता है, क्योंकि भारतीय आर्मी की तरह ही पाकिस्तानी आर्मी ने भी अपना कंडक्ट ब्रिटिश जमाने से ही इनहेरिट किया है और भारतीय सेना के कई जनरल भी मिलिट्री कू की बात कर चुके हैं। इसके साथ ही आर्मी के कई अधिकारी राजनीति में भी शामिल होते रहे हैं। तो यह कारण मिलिट्री कू ना होने के फिनोमेना को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। तो भारत में मिलिट्री कू ना होने का एक कारण इंडियन आर्मी का प्रोफेशनल होना भी है, पर इसका मुख्य श्रेय नेहरू और प्रारंभ की केंद्रीय सरकारों को जाता है, जिनके कारण 70 के दशक का अंत आते आते भारत काफी सीमा तक कू प्रूफ हो चुका था। नेहरू मिलिट्री कू के खतरे को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उनके द्वारा ऐसे कई निर्णय लिए गए जिसके बाद भारत में मिलिट्री कू के खतरे को काफी सीमा तक कम किया गया। सर्वप्रथम तो आज़ादी के तुरंत बाद ही कमांडर इन चीफ जैसी पोस्ट को खत्म कर दिया गया और आर्मी चीफ को कैबिनेट से बाहर रखकर इस पद को एपॉलिटिकल बना दिया गया। इसके साथ ही 3 मूर्ति भवन को सेना प्रमुख के निवास के स्थान के बजाय PM हाउस में तब्दील कर दिया गया। यह सांकेतिक कदम आर्मी चीफ को दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए ही उठाया गया था। इसके साथ ही भारत के प्रथम सेना प्रमुख के द्वारा रिटायरमेंट के बाद जब राजनीतिक बयानबाजी की गई तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का राजदूत बनाकर भारत से दूर भेज दिया गया, ताकि सेना प्रमुख के द्वारा राजनीति में इंटरफेयर करने का खराब प्रेसिडेंट सेट ना हो सके। इस कदम ने आने वाले सेना प्रमुखों को भी राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी थी। जिन जिन देशों में मिलिट्री कू होते रहे हैं, वहां की पुलिस इन्हें रोकने में असमर्थ रही है, जबकि भारत में CRPF, CISF जैसी कई पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं और इनके ऑफिसर भी सेना की बजाय UPSC जैसे एग्जाम क्लियर करके आते हैं, जिस वजह से इन पर सरकार का सीधा कंट्रोल बना रहता है। अगर कभी किसी सेना की टुकड़ी के द्वारा मिलिट्री कू करने की कोशिश भी की जाती तो सरकार इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कू को रोकने में कर सकती थी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में कभी भी मिलिट्री कू करने की कोशिश नहीं की गई है। कई अफ्रीकी एशियाई देशों में शुरुआती लीडरों ने अथॉरिटेटिव और तानाशाही रूप दिखाना शुरू कर दिया था। इन लीडरों के टेन्योर में बड़ी मात्रा में करप्शन के साथ साथ बैड गवर्नेंस भी देखी गई, जिसकी वजह से जनता में इनका सपोर्ट कम और ऑपोजिशन ज्यादा होता गया। इसलिए इनके खिलाफ कू करना आसान और कई मौकों पर जरूरी भी हो गया था। ऐसे में जिन देशों में एक बार कू हो गया, वहां बार बार कू होने की टेंडेंसी भी देखी गई है। इसके उलट भारत में नेहरू ने एक सच्चे डेमोक्रेट के रूप में अपना शासन किया था, जिस वजह से आखिरी समय तक वो जनता में काफी लोकप्रिय रहे थे और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के मिलिट्री कू को जनता के जबरदस्त आक्रोश का सामना भी करना पड़ता। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आजादी के बाद के सालों में भारतीय सेना ने कभी भी मिलिट्री कू करने की कोशिश नहीं की थी और जब तक नेहरू का देहांत होता तब तक इंडियन स्टेट के इंस्टीट्यूट अच्छी तरह से डेवलप हो चुके थे। तो बाद के सालों में मिलिट्री कू होने की संभावना भी
एक्सपोनेंशियली कम होती गई है। जहां आज़ादी के समय पाकिस्तान की आर्मी के अधिकांश सिपाही मुख्यतः पंजाबी एथनिक ग्रुप से ही आते थे, इसके उलट इंडियन आर्मी में सभी तरह के एथनिक ग्रुप के लोगों को भर्ती किया गया था। साथ ही आज़ादी के तुरंत बाद ही सेना के अधिकारियों के पर्क्स और पावर में कटौती की गई थी। नेहरू के द्वारा कृष्णा मेनन को भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया, जो कि एक कद्दावर लेफ्टिस्ट बुद्धिजीवी थे। 1958 में जब पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुआ तो भारत में मेनन के द्वारा ऐसे कई कदम उठाए गए जिनके द्वारा इंडियन आर्मी के प्रभाव को सीमित किया गया। इसका खामियाजा हमें 1962 के युद्ध में भी उठाना पड़ा। पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत को कू प्रूफ बनाने में नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब भारत में मिलिट्री कू की कोई संभावना नहीं बची है तो सरकार के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को और भी इफिशिएंट बनाने के लिए नेहरू के कदमों को बदला जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का क्रिएशन इसी दिशा में उठाए गए कुछ कदम है। तो अगर आज भारत में कू का स्कोर 0 नजर आता है तो इसके लिए हमें अपनी सेना के साथ साथ नेहरू का भी आभारी होना चाहिए। पर यह तो विशेषज्ञों की राय है। आपको भारतीय आर्मी के इस प्रोफेशनलिज्म के पीछे क्या कारण लगते हैं? कमेंट में अपनी राय दें।